14 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को अर्थात 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ISSF विश्व चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? एसीजैक क्रोएशिया में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप था शूटिंग का। इसमें इटली पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे ब्रिटेन, तीसरे स्थान पे USA। ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां रहा। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, कुल 4 पदक इस टूर्नामेंट में अर्जित किए। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में संपन्न हुए हाल ही में। इसमें प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला 61 स्वर्ण के साथ कुल 128 पदक इसने प्राप्त किए। वहीं महाराष्ट्र का इस पदक तालिका में दूसरा स्थान रहा, कुल 39 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या ज़्यादा थी, हालांकि 140 पदक थे लेकिन स्वर्ण केवल 39 थे। तो पदक तालिका में वह देश नंबर 1 पे रहता है जिसके स्वर्ण ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ के ज़्यादा है। हर्षिका रामचंद्रन सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही टूर्नामेंट की और साजन प्रकाश सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे। दोनों ही तैराक हैं, ये याद रखिएगा। आपको बता दें कि 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसके पहले वाला केरला में हुआ था 2015 में। हालांकि ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, लेकिन 2016 में गोवा में आयोजित होना था 36वां जो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन किसी कारणवश गोवा ने असमर्थता जताई। उसके बाद से ही राष्ट्रीय खेल संपन्न नहीं हो सके। तो अब जाकर 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है गुजरात में। 37वां अर्थात अगले वर्ष 2023 में होने वाला राष्ट्रीय खेल ये गोवा में होगा। ठीक है, चलिए। PM डिवाइन योजना, आपको पता है कि बजट 2022-23 में इस योजना का उल्लेख, इस योजना की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए योजना। तो अब इसको अनुमति मिल गई इसको चलाने की। 2022 से 2026 तक इस योजना को रखा गया है, 4 वर्ष की अवधि तक। इसमें 6600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार 100% वहन करेगी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। कुआफू वन काफ़ी चर्चा में रहा। क्या है? तो चीन ने अपनी पहली सौर वेधशाला सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी है। इसका नाम ही कुआफू वन है। स्लेंडर लोरिस, पतला लॉरिस भी इसको कहते हैं। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 अनुसूची वन में इसको शामिल किया गया है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य तमिलनाडु में करूर और डिंडुगुल जिलों में फैले हुए कडावुर अभयारण्य में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य ये स्थापित किया गया है। ठीक है, स्लेंडर लोरिस वन्य जीव अधिनियम 1972 अनुसूची वन में संरक्षित है। धारा 66A हाल ही में काफी चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ वर्षों पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, जिसके तहत 3 वर्ष के कारावास तक की सजा मिल सकती है यदि आपके किसी कृत्य, आपके किसी टिप्पणी से पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है, उसके विवेक को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी आक्रामक, काफ़ी उत्तेजक और समाज को हानि पहुंचाने का आप काम करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने वाक्यों, अपने किसी सोच के द्वारा, तो धारा 66A के तहत कार्रवाई हो जाती थी उसमें। इससे क्या होता था? इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। इसी को ध्यान में रखते हुए और जो आपके विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसको एक नया आयाम देते हुए, उसको संरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी विभिन्न राज्यों में इस धारा के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और तत्काल इस धारा के तहत जितनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनको बंद करने का आदेश दिया। ठीक है, धारा 66A। साल्ट प्रोजेक्ट क्या है?
तो विश्व बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश में, यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य की शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए लोन दिया गया है। वहाँ पर साल्ट नाम से प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के लिए है, याद रखिएगा, साल्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक के द्वारा इसके लिए लोन दिया जा रहा है। इंटरपोल हाल ही में चर्चा में रहा काफ़ी। भारत ने रिक्वेस्ट की थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसको रेड नोटिस जारी किया जाए और गिरफ्तार किया जाए तत्काल। लेकिन रेड नोटिस जारी करने के इस प्रस्ताव को, इस प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को इंटरपोल ने खारिज कर दिया। तो आपको पता है खालिस्तानी आतंकी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। भारत में तमाम आतंकी गतिविधियों में इसको लिप्त पाया गया है। इसने स्वयं वीडियो बनाकर कई बार वीडियो संदेश से भारत के खिलाफ कई बातें कही हैं। यूएपीए एक्ट के तहत इसको आतंकी घोषित किया गया है भारत में। इसके अलावा 22 से ज़्यादा मामलों में ये वांटेड घोषित है। तो भारत ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट की थी रेड नोटिस जारी करने की, लेकिन इंटरपोल ने खारिज कर दिया। आपको बता दूं इंटरपोल के बारे में, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। हालांकि 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत भी तब से इसका सदस्य है, लेकिन यूएन की स्थापना के बाद ये यूएन से जुड़ गया, यूएन की एजेंसी हो गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। जो सीबीआई है भारत की, वो प्रतिनिधि संस्था है इंटरपोल में, याद रखिएगा। कई संस्थाओं का नाम देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सीएसटीओ सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन हाल ही में चर्चा में रहा, जब किर्गिस्तान ने अपना सैन्य अभ्यास जो इन देशों के साथ होना था, सदस्य देशों के साथ, वो रद्द कर दिया। तो आपको बता दूं सीएसटीओ ये यूरेशिया में स्थित अंतर सरकारी संगठन है। इसमें कुल 6 देश प्रतिभागी हैं, 6 देश सदस्य हैं। कौन कौन? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। हाल ही में किर्गिस्तान ने अपना सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया, जो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के देशों के बीच होना था। बैंक रन, ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। इससे जुड़े कार्य के लिए ही हाल ही में 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये है क्या बैंक रन, जो काफ़ी चर्चा में है। यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है। तो जब कई ग्राहक बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं, क्यों निकालने लगते हैं? कि उनको लगता है कि बैंक भविष्य में बंद हो जाएगा, हमारा पैसा जाएगा फंस, तो चलो पैसा निकाल लेते हैं। इस स्थिति को बैंक रन कहा जाता है। इस तरह की स्थिति 1930 में, जब दुनिया में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद तब देखी गई थी। लोगों ने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया था और कई बैंक करप्ट हो गए थे, ठीक है, बंद भी हो गए कई उस दौरान। तो बैंक रन उस स्थिति को कहते हैं। इससे कैसे निपटा जाए, इस पर इन अर्थशास्त्रियों ने काम किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।